नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह आपका फिजिक्स दोस्त चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लॉज ऑफ मोशंस के में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो रिलेटेड है लिफ्ट से और हॉर्स एंड कार्ट की जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है, तो इनके बारे में पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवाना चाहूँगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस, न्यूटन्स ने 3 लॉज दिए हैं, तो तीनों लॉज को आपको हमेशा याद रखना है। जब भी हम फोर्स और फोर्स से रिलेटेड किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं तब हमें न्यूटन्स के तीनों लॉज को याद रखना ही रखना है। तो तीनों लॉज को याद करते हुए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली सेकेंड लॉज ऑफ मोशन इज द यूनिवर्सल लॉ, वो ही मास्टर लॉ है। उसी लॉ के अंदर क्या है, दोनों लॉज छिपे हुए हैं, हाइड हैं। कैसे हैं मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ, उसके बाद हम आते हैं। आज हम हॉर्स एंड कार्ट से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर करेंगे और वेट इन लिफ्ट, इससे रिलेटेड हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो वो इस तरह से है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है। व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? सेकंड लॉ ये है कि F इज इक्वल्स टू एम ए इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू dp बाई dt। यही है सेकंड लॉ, ठीक है। ये F है एक्सटर्नल, यानी किसी भी सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, यदि सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उससे क्या होगा, एम ए वो एम ए के इक्वल होगा या वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। तो देखिए ये सेकंड लॉ है। अब इसी सेकंड लॉ में क्या है, फर्स्ट और थर्ड लॉ भी शामिल है। कैसे है मैं बताता हूं आपको। इन सिचुएशन, कंडीशनल सिचुएशन क्या है, फर्स्ट लॉ की सिचुएशन क्या है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यही है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, वहां क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। मतलब जैसा है सिस्टम वैसा ही रहना चाहेगा, यानी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। तो देखिए क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, यानी यूनिफॉर्म मोशन में एफ एक्सटर्नल 0 है तो हम ये पोर्शन ले लेते हैं। तो इस पोर्शन को लेते हैं तो हम देखिए क्या होता है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एम ए इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कोई भी सिस्टम होता है उसका मास तो 0 हो नहीं सकता, तो ये वाली जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी 0 कब हो सकती है, क्योंकि m इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन 0 हो गया, यानी एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में क्या होगा, उस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, यानी कि उस सिस्टम के अंदर कोई भी चेंज इन मोशन नहीं होगा। तो देखिए यानी कि क्या है, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, यानी उसकी मोशन में कोई चेंज, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, वो रेस्ट पे ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। और यदि वो किसी यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी क्या होगा, उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। इट मीन्स उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए आप, हमने क्या किया, सेकंड लॉ के में फर्स्ट लॉ जो छिपा हुआ था उसको हमने स्टडी किया, ठीक है। दूसरी बात है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है, ये जो यही जो रिलेशनशिप है इसी को याद रखना है। थर्ड लॉ एक्चुअल में क्या है, इस रिलेशनशिप में छिपा हुआ है। कैसे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर ए बी पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है तो बी भी ए पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, है ना, करेगा। यही लॉ है। सेकंड लॉ एक्चुअल में क्या कहता है, यही लॉ है कि अगर जो ए फोर्स ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बी ऑन ए इन रिवर्स डायरेक्शन, यही थर्ड लॉ है। तो थर्ड लॉ को हम अप्लाई करते हैं किसमें, सेकंड लॉ के द्वारा। तो देखिए क्या है, एफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी।
यही है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। ठीक है, तो अब देखिए आप, सिस्टम है आपका ए बी सिस्टम है। तो ए बी सिस्टम है तो क्या हुआ, अगर एक कोई सिस्टम है ए बी, तो वो ए बी सिस्टम के अंदर क्या होगा, देखो फोर्स ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू डी पी ए बी अपॉन डी टी के बराबर होगा। ठीक है, दूसरी बात, एफ ऑफ बी ए इज इक्वल टू क्या होगा, डी पी बी ए अपॉन डी टी। समझ गए? जो कहना चाहता हूं, हम कहना चाहते हैं वो ये है कि फोर्स ऑन ए बी, जो ए और बी जो फोर्स है, वो फोर्स की वजह से क्या होगा, जो चेंज इन मोमेंटम होगा ड्यू टू एफ ए बी फोर्स इज इक्वल टू पी ए बी अपॉन डी टी। अब हम एक लॉ जानते हैं, लॉ ऑफ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंजर्वेशन है, यानी कि जो भी चेंज इन मोमेंटम हुआ तो ये जो सिस्टम है उस सिस्टम का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि जब इन्होंने ए और बी ने एक दूसरे पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया था, तब क्या था, मोमेंटम कितना था सिस्टम का, 0 था। और जब इन्होंने एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तब भी मोमेंटम क्या होना चाहिए, ओवरऑल मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी डी पी ए बी अपॉन डी टी प्लस डी पी बी ए अपॉन डी टी शुड इक्वल टू 0। ये 0 होना चाहिए, यानी मोमेंटम के अंदर चेंज कोई नहीं होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कांस्टेंट का रूल है। ठीक है, सिस्टम है, ठीक, ए और बी एक सिस्टम था, तो इस सिस्टम का मोमेंटम जब ए और बी थे, जब उस कंडीशन में जब वो एक दूसरे पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे थे, तब उनका मोमेंटम क्या था, उस सिस्टम का मोमेंटम था 0। ठीक है, यानी तो फिर जब वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे तब भी उनका मोमेंटम तो उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया। देखिए, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है तो नहीं आया है, तो ये हो गया 0। इट मीन्स क्या होगा, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। इसका मतलब इनकी जगह हम ये रिप्लेस कर देते हैं, इसका मतलब एफ ए बी, फोर्स एफ ए बी इज इक्वल टू प्लस एफ बी ए इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये भी 0 होगा। जब ये 0 होगा तो इससे देखिए आप क्या रिलेशनशिप निकलती है कि एफ ए बी इज इक्वल टू इनवर्स माइनस ऑफ एफ बी ए। ठीक है, यानी एफ ए बी एफ बी ए के इक्वल टू माइनस एफ बी आएगा इस इक्वेशन से। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आप, ए फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाई ए इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन बी, ऑन ए बाई बी। ठीक है, तो यहां से देखिए आप, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ गया है। ठीक है, तो हमेशा देखिए आप, किसी भी सिस्टम के अंदर जो कोई भी फोर्स अप्लाई हो रहे वो हमेशा पेयर्स में अप्लाई होंगे और एक दूसरे के इनवर्स और इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको भी, थर्ड लॉ को भी शामिल याद रखते हुए और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लॉज के कंसेप्ट को याद रखते हुए हम फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अभी जैसे जैसे आगे आएंगी इन तीनों लॉज को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, यानी कि थर्ड लॉ भी क्या है, फर्स्ट लॉ में ही छिपा हुआ है। तो थर्ड लॉ का देखिए अब जो रिजल्ट है वो हमने फर्स्ट लॉ की सहायता से, सेकंड लॉ जो यूनिवर्सल लॉ है उसकी सहायता से निकाल लिया है। याद रखेंगे आप? ठीक है, इसको रब कर देता हूं मैं। अब आते हैं हम हमारे आज के वीडियो के अंदर, हम 2 कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे और समय बचा, अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो उनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है आप हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। यहां हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंशन भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंशन भी हो जाएगा। उसका थोड़ा सा डिटेल इंट्रोडक्शन आगे करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन आ जाएगी। ठीक है, टेंशन क्या है, एक फोर्स है। टेंशन भी एक फोर्स है जो क्या होता है एक्चुअल में, हमेशा एक रॉड या कोई रोप हो उसके बीच में कोई भी है ना, उसमें प्रोड्यूस होता है। ठीक है,
वो टेंशन क्या टू वे होता है, वो दोनों सिस्टम के अंदर जो भी कनेक्टेड जो पार्ट ऑफ द सिस्टम है दोनों पे अप्लाई होता है, ठीक है। इस डायरेक्शन में भी खींचता है और इस डायरेक्शन से भी खींचता है। थोड़ा सा टेंशन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है, ठीक है। अब देखिए आप, अभी मैं फोर्स के अंदर भी थोड़ा सा टेंशन को इंट्रोड्यूस करता हूँ और आगे भी करेंगे। तो ये देखिए, ये है आपकी कार्ट, ठीक है, कार्ट है ये। कार्ट का मास कितना है, m, कैपिटल M कार्ट का मास है। और ये है हमारा हॉर्स, ठीक है, ये हॉर्स, ये राउंड शेप में हॉर्स बना दिया और ये इसके लेग बना दी, ठीक, ये हॉर्स है। तो इस हॉर्स का मास कितना है, स्मॉल m। और इन दोनों को हमने क्या कर रखा है, इस हॉर्स को हमने, इस कार्ट को एक रोप के द्वारा हमने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये रोप से इसको बांध रखा है, या रोप नहीं है तो कोई लकड़ी का जो कर रखा है उससे, या रॉड का किसी भी उससे क्या कर रहा है, इस कार्ट को इस हॉर्स से हमने बांध रखा है। जैसे तांगे के अंदर देखा आपने, तांगे में रस्सी तो होती नहीं है, लेकिन तांगे में क्या होते हैं, वो दो लकड़ी के क्या होते हैं, लकड़ी के पोल्स होते हैं, उनके द्वारा से, और फिर उसके ऊपर इन दोनों को शामिल करके आप आपस में कनेक्ट करके हॉर्स अपने तांगे को खींचता है। तो ठीक वैसे ही अगर ये हॉर्स एंड कार्ट है, इसके अंदर क्या है, एक रस्सी, मोटी रस्सी से मतलब पतली और मजबूत रस्सी, ये हमारे को क्या मानना पड़ेगा, ये क्या है, एक्चुअल में आइडियल रोप है। क्या है ये, आइडियल रोप है। अब आइडियल रोप क्या होती है, देखिए आप, ऐसा है कि हमें क्या है एक्चुअल में यहाँ पे कंसेप्ट समझने केवल, तो हमें किस पे ध्यान देना है, ओनली हमें देना है हॉर्स और कार्ट के मास पे ही ध्यान देना है। तो अभी हम क्या करते हैं, केवल हॉर्स यानी इस कार्ट पे, इस हॉर्स के फोर्स का, मास का क्या इफेक्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें क्या करना होता है, इस रोप को क्या आइडियल रोप लेना पड़ता है। आइडियल रोप का मतलब होता है मासलेस रोप, ठीक है। आइडियल रोप का मतलब होता है मासलेस रोप, और साथ में मजबूत भी होनी चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, मजबूत भी होनी चाहिए, यानी कि वो टूट जाए, ठीक है, यानी कि यहां से यहां जो फोर्स है उस फोर्स को ट्रांसफर भी कर सके, ठीक है ना। आइडियल रोप हम उसे कहेंगे, यानी ऐसी रोप जिसमें क्या है, जो मासलेस भी हो और जिसमें क्या इतनी स्ट्रेंथ हो कि कम से कम वो यहां से फोर्स को, तो अब एक्चुअली में क्या है कि ऐसी पॉसिबल, ऐसी कोई चीज, ऐसी रोप संभव ही नहीं है जिसमें मास नहीं हो और जिसमें इतनी बिना मास होते हुए भी इतनी स्ट्रेंथ हो। लेकिन सिर्फ याद रखिए, ध्यान रखिए, जैसे ही हायर क्लासेस आएंगी हम इस रोप का क्या करें, मास भी कंसिडर करना शुरू कर देंगे। तब क्या होगा, प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और स्टडी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो अभी 12th के स्टैंडर्ड तक, इस स्टैंडर्ड तक हम क्या करेंगे, इसको मासलेस मानते हैं, आइडियल रोप लेके ही चलते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशंस क्या रहे, ईजी रहे, ठीक है। जैसे हम आइडियल गैस लेते हैं, आइडियल गैस के अंदर आइडियल गैस कोई भी नहीं है, लेकिन आइडियल गैस मानते हुए हम स्टडी करते हैं ना, यानी कि जिनका क्या हो, लगभग आइडियल गैस जैसा ही बिहेवियर, उनको हम आइडियल गैस मानते हुए स्टडी करते हैं, ठीक है। ऐसे ये रोप, यानी कि जब इस रोप का मास क्या हो, इन दोनों के टोटल मास से थोड़ा सा कम हो, तो जब हम उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं उसके मास को, तो उसको नेग्लेक्ट करते हुए मैं स्टडी करनी है, ठीक है, ये है। अब इसे मैं रब कर देता हूं। अब क्या है कि जो फोर्स है, हॉर्स है जो फोर्स लगाएगा, वो क्या करेगा, लेग्स के थ्रू लगाएगा। तो लेग्स के थ्रू लगाने के लिए क्या करेगा, वो इंक्लाइन फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इसने इंक्लाइन फोर्स लगाएगा, तो ये इंक्लाइन फोर्स इसने लगाया, ये एफ, ठीक है, एफ फोर्स इसने लगाया। तो अब एफ फोर्स जैसे ही उसने क्या किया, अर्थ पे लगाया, तो इसका क्या होगा, इसकी एक रिएक्शन, ऑपोजिट फोर्स इस पे अप्लाई होगा, तो वो इसका रिएक्शन फोर्स क्या होगा, आर, वो अप्लाई हो जाएगा, ये आर फोर्स हो गया, ठीक है। अब इसने क्या किया था, इंक्लाइन फोर्स लगाया था, तो इसका एक एंगल थीटा था, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ठीक। ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ क्या हो जाएगा, ये देखिए आप, ये भी थीटा एंगल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये भी थीटा हो गया, और ये क्या लग गया, आर लग गया, ये आर यहाँ ना लिख के मैं क्या करता हूँ, आर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, आर फोर्स लगा है। और ये जो कार्ट है, ये कार्ट में क्या है, मास है, ठीक है। तो इसके भी ये इस पे भी क्या होगा, जब इसमें मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे हम करने वाले हैं
थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्शन कर देता हूँ कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये क्या होता है, बड़ा ही चालाक और बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है। ये क्या है एक्चुअल में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ लिमिटिंग भी होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, साथ ही साथ में ये फोर्स क्या होता है, डायरेक्शन इसकी क्या होती है, हमेशा चेंज हो जाती है। सेल्फ लिमिटिंग होने के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी क्या करती है, एक्चुअल में मोशन के अगेंस्ट ये अप्लाई होता है। यानी कि अगर ये कार्ट क्या होगा, जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्सेलरेशन होगा इस कार्ट में, तब क्या होगा, ये फोर्स इधर अप्लाई करेगा, और अगर इधर मूव होता तो ये फोर्स क्या हो जाता, इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का देखिए सिर्फ इंट्रोडक्शन है ये, यानी कि ये क्या है एक्चुअल में, सेल्फ लिमिटिंग है, कितना लगेगा ये भी सेल्फ लिमिटिंग है, एक अप टू लिमिट, एक लिमिट तक क्या है, ये लिमिटिंग फोर्स है। और साथ ही साथ में ये क्या होता है, अप्लाई होता है हमेशा क्या होता है, अगेंस्ट द मोशन, हमेशा रिलेटिव मोशन जो भी होगा उस रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट अप्लाई होगा। ठीक है, अब क्या है कि जब ये फोर्स इसके मास की वजह से और इसकी वजह से और इन सभी सिस्टम की वजह से क्या होगा, इस रोप के अंदर एक टेंशन क्रिएट होगा। ठीक है, टेंशन क्रिएट होगी। अब टेंशन की डायरेक्शन की बात आती है तो देखिए, जब यहां हम देखते हैं तो टेंशन की डायरेक्शन, जब इस कार्ड की बात होती है तो टेंशन की डायरेक्शन क्या हो जाती है, टेंशन इधर खींचेगी आपको, तो टेंशन की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई, इस साइड में हो गई, इस पॉइंट पर टेंशन की डायरेक्शन इधर हो गई, और इस फोर्स की में क्या हो जाएगा, टेंशन की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ठीक है ना, टेंशन यहां इधर ऑपोजिट काम करेगी और इधर क्या करेगी, यहां पे इस डायरेक्शन में काम करेगी। यानी कि यहां जो टेंशन है वो यहां तो इसको खींचने का काम करेगी, और यहां टेंशन क्या करेगी, इसके मोशन को अपोज करने का काम करेगी। तो ये टेंशन देखिए स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है, इसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग होती है। यहां पे देखिए अब टेंशन जो प्रोड्यूस हो गई थी, उस टेंशन की डायरेक्शन देखिए, यहां तो क्या थी, इधर थी, इस साइड थी, ठीक है, राइट हैंड साइड में थी, और यहां पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हो गई है। तो टेंशन एक्चुअल में क्या होता है, टू वे फोर्स होता है, टू वे फोर्स होता है। टेंशन जो प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है, तो उसको याद रखिएगा, टेंशन हमेशा टू वे होता है। ठीक है ना, जिस तरफ सिचुएशन जैसी है वैसी वो अपना काम कर रही होती है। ठीक है, और धीरे धीरे थोड़ा सा हम डिटेल में लेंगे, बस यहां इतना समझ लीजिए कि टेंशन टू वे है, ये फोर्स है। अब जो ये फोर्स हुआ, इसके में क्या हुआ था, ये रिएक्शन हो गई। तो रिएक्शन का ध्यान से देखिए आप, इसके अंदर रिएक्शन जो है ये इंक्लाइंड है। ठीक है, तो इसके क्या होंगे, दो पोर्शन होंगे, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। कैसे कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये तो हो गया आर एच और ये हो गया आर वी। ठीक है, तो आर एच देखिए हम थीटा की सहायता से देखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, आर साइन थीटा हो जाता है, आर साइन थीटा। ठीक है, ये थीटा है, और ये क्या हो गया, आर वी क्या हो गया, आर कॉस थीटा हो गया। तो देखिए अब जब भी ये आर साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, इसको क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज से निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज को हर जगह अप्लाई करने में टाइम लगता है। अब आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, जब भी आप कंपोनेंट्स की बात करोगे तो जो कंपोनेंट इस थीटा के साथ होगा वो हमेशा कॉस थीटा का लगेगा, आर कॉस थीटा कंपोनेंट ही होगा। यानी इस थीटा के साथ, थीटा से अटैच जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा आर कॉस थीटा होगा। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये थोड़ा सा शॉर्टकट ले लीजिए। जब भी आप कोई भी थीटा के साथ जो कंपोनेंट होगा वो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, तो ये आर कॉस थीटा क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट, और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। ठीक है, रिएक्शन का। तो अब क्या है, इसने फोर्स ने क्या किया, यहां पे जो फोर्स अप्लाई किया था, ठीक है, जो अर्थ पे, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से इस फोर्स के ऊपर जो उसने प्रेस किया अर्थ को, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि रिएक्शन प्रोड्यूस हुई फोर्स के पास में, रिएक्शन फोर्स मिला, और इस रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट है, आर साइन थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या करेंगे, अपना अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए दो फोर्स और अप्लाई हो रहे हैं, दो फोर्स और अप्लाई हो रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में दो फोर्स ये हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक तो mg अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगी, इसकी रिएक्शन भी प्रोड्यूस होगी R। ठीक,
ये एम जी आर के इक्विवेलेंट होगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक क्या होगा, एम जी प्रोड्यूस होगा। एम जी तो होगा ही होगा, इस हॉर्स का मास भी तो है। तो अब देखिए आप, यहाँ एक इक्विलिब्रियम सेट हो गई है, दो इक्विलिब्रियम सेट हो गई है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। इक्विलिब्रियम यानी बैलेंसिंग हो गई है। अब बैलेंसिंग कैसे होगी, ध्यान से देखिए आप। अब हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग के लिए दो पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से, यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से, और इनका कंबाइंड एप्लीकेशन, इनके अंदर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। जो ए होगा वो क्या होगा, ए होगा वो एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम होगा। ठीक है, ए क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम है, जो इस एम और एम मास दोनों का एक्सीलरेशन है। तो ए तो क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम है जो दोनों में प्रोड्यूस हो रहा है, और बाकी जो इंडिविजुअल फोर्स ऑफ है वो हमने इंडिविजुअल फोर्स को तो यहां ड्रॉ कर ही लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो टारगेट है वो है कि व्हाट इज ए, ये ए कितना होगा, यही हमारा टारगेट है कि भाई ऐसा है कि जब फोर्स जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो इस ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए आप, देख इंडिविजुअल सिस्टम लेते हैं, पहला ये सिस्टम लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, फिर सेकंड इस फ्री बॉडी डायग्राम को लेते हैं, यानी 2 सिचुएशंस लेते हैं। तो देखिए इस सिचुएशन के अंदर क्या है, ये mg और r क्या है, दूसरे के साथ इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ये क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। जितना इसका mg था उतना इसका न्यूट्रलाइज हो गया है। ठीक है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों ने क्या कर दिया, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, काट के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो हमें इनको ध्यान में नहीं देना है, इस फ्री बॉडी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में हमें ध्यान नहीं देना है। तो देखिए आप क्या होगा, यहाँ पे आप दो ही फोर्स होंगे, टेंशन प्रोड्यूस हो गई टी इन दोनों के बीच में। अब मैंने आपको कहा था कि टी की डायरेक्शन 2 वे होती है। अब यहां देखिए आप, टी की डायरेक्शन इधर होगी, और ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में टी की डायरेक्शन राइट हैंड साइड में होगी। अब क्या है, इस सिस्टम के अंदर ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो यानी कि इस एम में भी एक है, क्योंकि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए है, तो इस एम यानी कार्ट का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा। तो देखिए आप, बैलेंसिंग यहां पे क्या हो रही है, एम ए यानी कि एम मास के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो हो गया एम ए। तो एम ए फोर्स वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा एक्चुअल में, वो कौन काम करेगा, टेंशन करेगा। ठीक है, तो टेंशन जितनी है उतनी ही क्या होगा, ये इसके अंदर इस कार्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा टी के हिसाब से। लेकिन यहां क्या हो रहा है, एक चीज और है, अगर बाई चांस मान लीजिए ये जो रोड होती है, ये रोड क्या होती, अगर फ्रिक्शन लेस होती तब तो क्या होता है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन ऑफ फोर्स नहीं लगता, और यहाँ क्या हो जाता कि इसके अंदर जो वो एक्सेलरेशन है वो इस टेंशन के द्वारा ही प्रोड्यूस हो जाता। लेकिन क्योंकि कोई भी रोड क्या होती है, फ्रिक्शन लेस नहीं होती है, साथ ही साथ में क्या होता है, फ्रिक्शन लेस जो रोड होगी उसके ऊपर क्या होगा, फोर्स तो चल ही नहीं सकता, फोर्स अपना काम ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, इसका मतलब फ्रिक्शन तो है। तो यहां क्या होगा, जो एम ए प्रोड्यूस होगा, इस एम ए के अंदर क्या करेगा, ये फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज का काम करेगा, ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो एम ए इज इक्वल टू क्या होगा, टी माइनस एफ। ठीक है, यहां पे एम ए जो प्रोड्यूस होगा वो इस तरह से प्रोड्यूस होगा। अब हम लेते हैं इस सिस्टम की बात। अब इस सिस्टम में भी क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट है। तो यहाँ क्या हो रहा है, mg जो क्या है एक्चुअल में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन से क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। जैसे यहाँ बैलेंस हो रहा था वैसे यहाँ भी बैलेंस हो रहा है, तो हमें उससे भी मतलब नहीं रखना है, उसको भी हम भूल जाते हैं। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी चेंज इन एक्सेलरेशन या चेंज इन मोशन या चेंज इन मोमेंट है, कुछ भी नहीं हो रहा है, नो चेंज हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो उसको हम क्या कर देंगे, बैलेंस करके उसको भूल जाएंगे। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की ही बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए आप, एम ए यानी कि मास और एक्सेलरेशन यानी कि जो फोर्स वो होगा, वो क्या होगा एक्चुअल में, वो होगा आर साइन थीटा माइनस टी। ये जो अब देखिए, अब टी की डायरेक्शन, यहां टी की डायरेक्शन क्या थी, राइट में थी, और यहां टी की डायरेक्शन इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी। लेफ्ट के अंदर टी की डायरेक्शन हो गई है।
यही बात मैं आपको कहना चाह रहा था कि टेंशन जो है बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है, टू वे है ये, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या करती है एक्चुअली में, सिचुएशन पे डिपेंड करती है। यहां टी की डायरेक्शन राइट साइड में थी और यहां टी की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट साइड में होगी। तो एक्चुअल में टी की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होती है, ठीक है, हमेशा ऑपोजिट टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इधर था तो टी की डायरेक्शन इधर इसकी ऑपोजिट होगी, और यहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ है तो इधर इसकी इधर होगी, ऑपोजिट ही है। तो देखिए एम ए इजल टू हो जाएगा आर साइन थीटा माइनस टी, ठीक है, हो गया। अब इससे हम क्या करते हैं, टी इजल टू निकाल लेते हैं दोनों इक्वेशन से, ये 1 इक्वेशन है और ये 2 इक्वेशन है, और हमारा टारगेट है ये, हमें ये निकालना है। तो अब देखिए कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए आप, तो ये हो गया t इजल टू एम ए प्लस एफ, ठीक है, ये f क्या होगा, इधर चला जाएगा, उधर एम ए प्लस एफ हो जाएगा, और यहां देखिए आप क्या हो जाएगा, t इजल टू आर साइन, सॉरी t क्या होगा, इधर आएगा, t इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, t इधर आके तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एम ए क्या होगा, उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आर साइन थीटा प्लस एम ए, ठीक है, आर साइन थीटा। अब ये दोनों ही टेंशन है, दोनों टेंशन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी, एम ए प्लस एफ इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस एम ए, ठीक है। अब इसको आप नोट डाउन कीजिए, आर साइन थीटा एम ए इज इक्वल टू आर, एम ए इज इक्वल टू आर साइन थीटा माइनस टी, तो टी को हम इधर लाए तो टी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर साइन थीटा एम ए, सॉरी ये एम ए माइनस का होगा ना, ये तो भूलिएगा, देखिए आप ये माइनस एम ए, यानी ये हो गया माइनस एम ए, एम कैपिटल एम ए प्लस एफ इज इक्वल टू आर साइन थीटा माइनस एम ए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेशंस को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ध्यान से देखिए आप, क्या हो जाता है, एम ए प्लस एम ए इज इक्वल टू आर साइन थीटा माइनस एफ, ठीक है। तो यह हम क्या कर लेते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ए कॉमन, तो ए कॉमन तो क्या हो गया, एम प्लस एम इज इक्वल टू आर साइन थीटा माइनस एफ, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, आर साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम प्लस एम, यानी कि हमारे पास जो ए की रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू आर साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन एम प्लस एम हो जाएगा। तो हम इस रिलेशनशिप के द्वारा क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्स इन कार्ट या सिस्टम, कार्ट भी नहीं कहेंगे, सिस्टम ही कहेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, दोनों में प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्स इन सिस्टम, ठीक है ना, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि इसको थोड़ा सा सिंपल वे में और लिख सकते हैं, यानी कि आर हॉरिजॉन्टल माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन कंबाइंड मास, ये भी फॉर्मूला बन जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हॉर्स और कार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट इसलिए भी था कि इसमें हमने क्या किया है, बहुत सारे कंसेप्ट्स जो अभी थोड़ा हम धीरे धीरे आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे वो समझे हैं। पहला, न्यूटन्स थर्ड लॉ को अप्लाई किया हमने यहाँ पे, किया है ना। टेंशन जो एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है उसका इंट्रोडक्शन लिया है, उसको भी इंट्रोड्यूस किया है। और हमने एक क्या किया है यहाँ पे, टेंशन जो है उसका टू वे है वो तो हमने किया ही किया है, साथ में वो किया, एक हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन भी समझा है कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये एक्चुअल में क्या होता है, वेरी स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है। थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये है स्पेशल टाइप ऑफ है। ये क्या करता है,
रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट काम करता है। जो भी मोशन हो रहा है उसके अगेंस्ट काम करेगा, इसकी डायरेक्शन जिस मोशन में उसको अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। साथ ही साथ में ये लिमिटिंग फोर्स भी होता है, वो भी याद रखिए। उसको थोड़ा सा लिमिटिंग फोर्स का कंसेप्ट हम जब फोर्स फ्रिक्शन करेंगे पढ़ेंगे तब करेंगे, समझिए। ये है आपका फोर्स और कार्ड से रिलेटेड कंसेप्ट्स, ठीक है। इसको मैं रब कर दूं। अब हम आते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ, वो है वेट इन लिफ्ट। क्या है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिफ्ट या अपरेंट वेट ऑफ लिफ्ट इन लिफ्ट। अपरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिफ्ट, लिफ्ट और एलिवेटर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। और ये अगर इसमें थोड़ा सा अगर आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हो तो आपका पूरा गुड़ का गोबर हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आज मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इसको आज अगर आपने इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया तो इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज वेट। वेट क्या होता है ये समझना होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, ठीक है। तो वेट क्या होता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। हम क्या करते हैं, वेट क्या बोल देते हैं, mg इज वेट। ये mg वेट है नहीं है, यही सबसे बड़ी गलती है। सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस mg को वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मानते हैं। एक्चुअल में mg क्या होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं होता है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्चुअल में mg के इक्वल होता है, mg नहीं होता है। बस यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। तो होता क्या है वेट? वेट एक्चुअल में होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ से, कि जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को कोई जो अर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करेगा, mg फोर्स से जब उसको वो क्या करेगी, mg फोर्स से अट्रैक्ट करेगी तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, एक पेयर में एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा उस ऑब्जेक्ट पे, दैट इज r, दैट इज r, दैट r इज इक्वल टू mg। बट देखिए ये r एक्चुअल में क्या हो रही है, इक्वल टू mg तो है लेकिन क्या है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो वेट एक्चुअल होता है ना, ये एक्चुअल में क्या होता है, r होता है। बस यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, मैंने भी की थी, आप में से भी बहुत से लोग कर रहे होंगे। लेकिन आज से आप ध्यान रखिएगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो मशीन, वेइंग मशीन जो होती है वो मेजर करती है, वो दरअसल में mg को मेजर नहीं करती है। वो एक्चुअल में क्या करती है, रिएक्शन ऑफ द mg के ऊपर जो ऑब्जेक्ट के ऊपर रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही है, रिएक्टिव फोर्स जो हो रहा है थर्ड लॉ से, उसको मेजर करती है। तो ये r जो हमें महसूस होता है, हम जो महसूस करते हैं अपना वेट, वो ये r होती है, इसको महसूस करते हैं, ठीक है। हाँ ये बात अलग है कि वो mg की वजह से ही प्रोड्यूस होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्चुअली में क्या, दोनों के डिफरेंस ये है कि डायरेक्शन का डिफरेंस है। mg एक्चुअल में क्या होता है, नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है। वेट क्या होता है, हमेशा वेट की जो डायरेक्शन होती है, वो रिएक्शन होती है, वो r ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, वो ऊपर की तरफ है। तो वेट की डायरेक्शन के ऊपर जो डायरेक्शन है ना, वो ये r होती है। बस यही कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, एपरेंट वेट इन ऑब्जेक्ट जो है उसे समझ पाएंगे, ठीक। अगर ऐसा नहीं होता, ये mg होता, तो लिफ्ट के अंदर क्या होता, कोई भी चेंज नहीं आता। लिफ्ट में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि mg के अंदर कोई चेंज थोड़ी होता है, mg उतना ही रहेगा, चाहे लिफ्ट चल रही हो तो भी mg कांस्टेंट रहेगा। लिफ्ट अगर लिफ्ट क्या है, स्टेबल है, तब भी mg उतना ही रहेगा। यदि वेट mg होता तो, लेकिन वेट mg नहीं होता है, वेट इक्वल्स टू mg होता है, लेकिन वेट एक्चुअल में क्या होता है, रिएक्शन ऑफ द mg है, ठीक है। वेट हमेशा ऑब्जेक्ट की रिएक्शन होती है। तो अब देखिए क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा, उस रिएक्शन की डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स अप्लाई हो मिल रहा है उसे,
तो उसका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर उस रिएक्शन की डायरेक्शन के ऑपोजिट में कोई फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है तो नेट फोर्स, जो नेट रिएक्शन है ना, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब नेट रिएक्शन घट जाएगी तो उसका वेट भी घट जाएगा। तो इस वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि लिफ्ट के अंदर है, तो अगर लिफ्ट में है तो उस लिफ्ट में क्या हो रहा है, यदि वो मूव कर रही है लिफ्ट और उसके अंदर एक्सेलरेशन है लिफ्ट के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा, उसकी रिएक्शन के अंदर कुछ एडिशंस होंगे और कुछ सब्ट्रैक्शन होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, हम एपरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे, ठीक। हमेशा याद रखिएगा वेट जो होता है वो रिएक्शन की वजह से होता है। अब देखिए, अब क्या है, लिफ्ट है, ये लिफ्ट है। इस लिफ्ट के अंदर क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट, इसका मास क्या है, m है, ठीक। अब ये लिफ्ट क्या है, स्टेबल है। तो अब देखिए इसका वेट क्या होगा, इसका वेट हो जाएगा, वेट होगा, सॉरी लिखता हूं मैं, वेट होगा WIGST इज इक्वल टू mg होगा, इज इक्वल टू r होगा। लेकिन वैल्यू में तो देखो ये होगा, वेट इज इक्वल टू mg या r होगा, लेकिन जब इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन बात करते हैं तो ये देखिए क्या हो जाएगा, -mg होगा वेट, और ये रिएक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस होगा। बस यही कंसेप्ट आपको याद रखना है, तभी आप एपरेंट वेट को, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एक्सेलरेटेड लिफ्ट समझ पाएंगे, या फ्री फॉलिंग लिफ्ट को तभी समझ पाएंगे, ठीक है। ये नहीं समझा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जब वो क्या है, स्टेबल है, अभी देखिए रेस्ट पे, रेस्टिंग पोजीशन पे है, तब उसका जो वेट होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, -mg होगा। यानी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेट की डायरेक्शन, वेट भी तो एक फोर्स है, उसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये r के डायरेक्शन में तो होगा क्योंकि रिएक्शन के एक्चुअल में वेट होता ही यही है, ठीक है। तो बस ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हमारे को सारी चीजें क्लियर होने लग जाएगी। अब देखिए अब क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसके अंदर लिफ्ट के अंदर क्या होगा, मूव करना है, वो करना, ये मूव करेगी। अब क्या होगा, जब ऊपर जाएगी लिफ्ट या नीचे आएगी, दो ही काम करती है ना। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, ऊपर या नीचे आने के लिए इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना जरूरी है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तब जो अपेरेंट वेट है वो वेट क्या बने। बस यही कंसेप्ट आपको समझना है। उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, यही हम आपको स्टडी करना है। तो देखिए यार, इसने क्या किया, जैसे ही लिफ्ट को मूव करना शुरू किया तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो ये ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो ए यानी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब देखिए आप बैलेंसिंग, जब ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो बैलेंसिंग क्या होगी। तो हम थोड़ा सा बैलेंसिंग के लिए क्या कर लेते हैं, ये सिचुएशन ले लेते हैं। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई क्या हो रहा है, इसका मास तो m है, तो इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है एक तो mg, इसकी वजह से क्या है, इसके अंदर रिएक्शन प्रोड्यूस हो गई r, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्योंकि इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है इंजन की वजह से, तो वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो गई, ma, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, a। अब क्या है, मैं कहूंगा कि इसका वेट क्या होगा। तो देखिए अगर हम इसको mg के इक्वल लेते तो क्या होता था, उसका वेट mg ही रहता, वो चेंज नहीं होता। लेकिन मैंने आपको बताया था इसका वेट क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेट फोर्स लग रहा है ना, वो वेट होगा, ठीक है, वो वेट होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक तो रिएक्शन r तो है ही है, साथ ही साथ में क्या होगा, इसकी a की वजह से इसके अंदर क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों रिएक्शन और ma जो क्या है सेम डायरेक्शन में है, तो इसका जो वेट है ना, वो हमें जो वेइंग मशीन है वो क्या करेगी, ये वाला वेट बताएगी। तो इसका वेट क्या हो जाएगा, अपरेंट वेट इस सिचुएशन में अपवर्ड मोशन, ठीक है। मैं ये लिख देता हूं अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में देखिए इसका वेट क्या हो गया, AW इक्वल टू R प्लस MA, ये हो गया वेट, ठीक है। और वैल्यू की बात करते हैं हम, तो वैल्यू में क्या हो जाता है, ये R क्या हो जाता है, mg के इक्वल होता है, mg प्लस ma हो गया, इसलिए वैल्यू, डायरेक्शन तो यहां से मिली देखिए आप, है ना। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो तो अपवर्ड है, लेकिन इसकी
वैल्यू mg प्लस ma हो जाएगी, यानी कि इसको हम कंबाइन करते हैं तो m कॉमन ले लेते हैं तो g प्लस a हो जाएगी, यानी कि इसका अपरेंट वेट क्या हो जाएगा अपवर्ड मोशन में mg प्लस a हो जाएगा। आई बात समझ में? ये इस वजह से हुआ है, यानी कि जो वेइंग मशीन है वो मास उसका r से के द्वारा हमें मिलेगा, इसलिए अपवर्ड मोशन में उसका मास वेट बढ़ जाएगा। और देखिए आप डाउनवर्ड मोशन के अंदर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड मोशन के अंदर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो देखिए आप यहां क्या हो जाएगा, ma नीचे की तरफ अप्लाई करेगा, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या होगी सिचुएशन ये होगी अपरेंट वेट इज इक्वल्स टू r माइनस ma हो जाएगा। अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, r माइनस ma हो जाएगा, यानी कि क्या होगा r जो है फिर mg तो अप्लाई हुई, r और mg तो एक दूसरे के इक्वल थे ही थे, लेकिन उस एक्सेलरेशन की वजह से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ma उसको घटाएगा, तो अपरेंट वेट क्या हो जाएगा r माइनस ma, और r किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है, तो mg माइनस ma, यानी कि क्या हो गया mg माइनस a हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डाउनवर्ड मोशन के दौरान मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, mg माइनस a हो जाएगा, ठीक है। डाउनवर्ड मोशन के अंदर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। अब क्या गया, जो लिफ्ट है रेस्टिंग पोजीशन के अंदर क्या हो जाएगा, मास ऑफ रेस्ट वो एक्चुअल में हो जाएगा mg, ठीक है। अब बात आती है कि m की, अब हम m है ना एक्चुअल में देखिए क्या हो सकता है, लिफ्ट को भी ले सकते हैं, अगर हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो वो m क्या हो जाएगा उस वक्त, तो m लिफ्ट प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सिस्टम की बात करते हैं, और केवल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो m ऑब्जेक्ट ही रहेगा। यानी कि अब m आप पे डिपेंड करता है कि आप पूरे सिस्टम की स्टडी कर रहे हो या केवल पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम कौन सी कैलकुलेशन है किस चीज को कंसीडर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हम पूरे सिस्टम को लेते हो तो m क्या हो जाएगा, m लिफ्ट प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और केवल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो m ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी आप मेजर किसका वेट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, और दोनों पे इसका इफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए कि यहां पे क्या हो रहा है, जो a है, ये जो a एक्सेलरेशन है वो देखो लिफ्ट में भी प्रोड्यूस हो रहा है, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट था उसको भी वो एक्सेलरेशन मिल रहा है, ठीक है। m रेस्ट पे होगा mg, और m फ्री फॉल समझ गए, यानी कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्या है, चल रहा है, और चलते चलते क्या होता है उसके अंदर एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के हिसाब से ये या ये हो जाएगा, और उसने डायरेक्शन करने के बाद में एक्सेलरेशन के अंदर जीरो हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलने लग गई, हाँ m रेस्ट इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू m यूनिफॉर्म मोशन, भी यही होगा, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ये भी कंसेप्ट की बात है। जब लिफ्ट क्या है एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करने लग जाए तब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तब भी मास उसका क्या होगा, mg होगा, यानी कि mg देखो दोनों सिचुएशन में m रेस्ट भी mg होगा और m यूनिफॉर्म मोशन भी mg होगा, लेकिन ओनली जब एक्सेलरेशन है यानी लिफ्ट गति पकड़ रही है और गति घटा रही है तब ही उनका मोशन mg प्लस a या mg माइनस a डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ a हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे लास्ट आता है m फ्री फॉल यानी कि क्या हो गया, लिफ्ट जा रही थी, जाते जाते क्या हो गया, सी ब्रेक डाउन हो गई, तो लिफ्ट क्या होगी, नीचे गिरेगी तो क्या हो जाएगा, m फ्री फॉल हो जाएगा, m ऑफ फ्री फॉल। उस कंडीशन में मास क्या होगा, उस कंडीशन में मास एक्चुअल में क्या होगा, यही होगा mg माइनस a। तो देखिए लिफ्ट में जब फ्री फॉल होगा तो उसका डायरेक्शन a की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अर्थ के g से ही क्या करेगा वो, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो वो क्या हो जाएगा m, ये मैं रब कर देता हूं, तो देखिए ये हो गया g माइनस जी इज इक्वल टू जीरो, m0, ठीक है। यानी m ऑफ फ्री फॉल क्या होगा, जीरो होगा, और ये क्या होगा, वेट लेसनेस, यानी कि यही क्या है, एग्जाम्पल ऑफ वेटलेसनेस है। यानी अगर किसी को
भगवान करे किसी को ऐसा महसूस करना ना पड़े, लेकिन अगर उसकी बदकिस्मती हुई, उसका बैड लक हुआ, तो लिफ्ट की ऐसी अगर एक्सीडेंट में फील गिरा हुआ उसे, या किसी सेफ उसके साथ में, जैसे क्या कर दिया हमने, क्या सेफ्टी के द्वारा हम क्या करते हैं, लिफ्ट को ले जाते हैं, लिफ्ट को फ्री फॉल कर देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, और नीचे क्या होता है, कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा हो जिससे लिफ्ट को वापस सेफली रोक लिया जाए, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, वेटलेसनेस महसूस फील कर सकते हैं। इस सिचुएशन में एम ऑफ फ्री फॉल क्या होगा, 0 होगा। यहां पे हमें वेटलेसनेस महसूस हो जाएगी। तो यानी कि मैं इसको सबको रब कर दूं, यानी कि हमें क्या हो गया, 4 सिचुएशंस मिली है। देखिए आप, 4 सिचुएशन है, चारों सिचुएशन के अंदर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हम स्टडी कर सकते हैं। पहला है वेट, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या लिफ्ट इन एम जी, ठीक है। और वेट इन एक्सेलरेटेड मोशन की सिचुएशन में, ठीक है, क्या हो जाएगा, एम जी प्लस माइनस ए, यानी कि एक क्या होगा, जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन जी के ऑपोजिट में है तब क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ए उस हिसाब से अप्लाई हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन में है तो जी ए उस हिसाब से अप्लाई हो जाएगा। और थर्ड आता है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फोर्थ क्या हो गया, एम ऑफ वेट इन फ्री फॉल। तो फ्री फॉल के अंदर क्या हो जाएगा, एम जी माइनस जी इज इक्वल टू 0, वेटलेसनेस हो जाएगी। सिचुएशन आ जाएगी, यहां पे क्या होगा, उसको वेट फील नहीं होगा, ठीक है। ये है कंसेप्ट्स, अपरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और लिफ्ट और सिस्टम इन एक्सेलरेशन मोशन, रेस्ट मोशन या फ्री फॉल मोशन का कंसेप्ट है। तो आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। बस याद रखिएगा, वेट एक्चुअल में mg के पूरा इक्वल नहीं होता है, mg की वैल्यू उसकी mg के इक्वल होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन वेट की क्या होती है, ऑपोजिट होती है, ठीक है। बस ये है, आपने कंसेप्ट कर लोगे तो इसके अंदर समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आज हमने तीनों कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेकंड लॉ इज यूनिवर्सल लॉ या मेन लॉ है, ये पढ़ा हमने। दूसरा हमने हॉर्स एंड कार्ट से रिलेटेड कंसेप्ट समझे, और तीसरा हमने अपरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिफ्ट को स्टडी किया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो होंगे। इस वीडियो नहीं हुए हैं क्लियर तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, बार बार देखिए, और इन कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। और इन कंसेप्ट को अगर आप क्लियर करेंगे तो यही कंसेप्ट क्या होंगे, आपको आगे भी काम आएंगे, हर जगह काम आएंगे। यानी इन्हीं कंसेप्ट को हम आगे भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो याद रखिए, हमारी चैनल की टैगलाइन है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी जनरेट कंसेप्ट एंड किल ऑल डाउट्स। यानी कि कंसेप्ट जनरेट करते रहिए तो सारे डाउट्स अपने आप ही किल आउट हो जाएंगे, ओके। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए। आप कुछ अगर मेरे में इस वीडियोस के अंदर अगर आप कुछ सुधार चाहते हैं तो वो कीजिए, और यदि अगर आपको पसंद आता है तो उसे प्रेज़ कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।